नमस्कार दोस्तों, आप सभी को। मैं दिल से आप सभी का वेलकम करता हूँ आज के कार्यक्रम के अंदर। और आज का जो टॉपिक दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, उसका नाम है कर्म। हाँ दोस्तों, कर्मास। वैसे तो ये बहुत ही डिटेल टॉपिक है। जब भी हम कर्मास पे बात करते हैं तो बहुत ही अलग-अलग लेवल पे इस पर बात की जाती है और मेरी कोशिश ये रहेगी कि कुछ दिनों तक हम लोग अलग-अलग पर्सपेक्टिव लेंगे इसके। पर ये जो हमारी अवेकनिंग और स्पिरिचुअल जर्नी है और हम इन किताबों के अंदर जो कुछ भी पढ़ते हैं, उन किताबों को पढ़ने के दौरान मुझे जो भी शब्द मिलते हैं, मैं कई बार कोशिश करता हूँ कि मैं उन शब्दों को आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करूँ और आप उस पे चिंतन करें। मुझसे कल ही कुछ लोग मैसेजेस से पूछ रहे थे कि आदि ये जो क्लासेस आपने बिगिन अप करी है मॉर्निंग के अंदर, ये कब तक चलेगी? ये तो मुझे भी नहीं पता कि ये क्लासेस मैंने एकदम से मेरे इंटरनलाइज़, क्योंकि मैं ज़्यादातर लोगों को कहता हूँ कि अ, मैं जब ध्यान प्रक्रिया में बैठता हूँ और मेरे अंदर से जो आवाज़ें आती हैं, मैं उसको बहुत सुनता हूँ। मेरे ज़्यादातर डिसीज़न जो लाइफ़ में होते हैं, वो इंट्यूटिव होते हैं, वो गटफुल डिसीज़न्स होते हैं। मैं उसको क्यों करता हूँ, ये मुझे भी नहीं पता होता और मैं कब तक करूँगा, मुझे ये भी नहीं पता होता। मैं तो आपसे ये भी कहूँगा कि किसी दिन 6 बजे आप मेरा इंतज़ार कर रहे हों और मैं आपको ना मिलूँ, तो ऐसा मत सोचिएगा कि ओह! कब आएँगे? अरे! उन्होंने तो कहा था वो रोज़ आएँगे, वो आज आए नहीं। और हो सकता है कभी-कभार मैं थोड़ा-सा लेट भी हो जाऊँ, तो भी आप उस इंतज़ार को, कहते हैं ना कि वेट और वेटिंग फॉर, दोनों में बहुत डिफ़रेंस है। एक तो जब हम लोग लिफ्ट का वेट कर रहे होते हैं, तो हम बटन को प्रेस कर देते हैं और लिफ्ट का वेट करते हैं। और एक होता है हम बहुत डेस्परेटली वेटिंग फॉर, होता है कि ये लिफ्ट आ क्यों नहीं रही, क्यों नहीं आ रही। तो वो डेस्परेशन हमारी लाइफ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी और अवेकनिंग जर्नी हमारे को वही बताती है कि किसी दिन मैं नहीं भी आऊं, तो उस दौरान जो हम लोगों ने कल ही डिस्कस किया था कि कम से कम आधा घंटा, ये जो 32 मिनट हैं, क्यों ना इसी का ही प्रयोग किया जाए, सिर्फ शांत बैठकर कुछ ना करें। उस वक्त जर्नलिंग भी ना करें दोस्तों, बस बैठें और अपने अंदर की आवाज़ों के प्रति अवेयर होएँ कि हमारे दिमाग में विचार क्या चल रहे हैं, हमारे इंटरलाइज़ क्या चल रहा है, और कभी हम लेट भी हो जाएँ तो उस समय का सदुपयोग करें। बिकॉज़ हम अपनी ज़िंदगी में ये जो कहते हैं ना कि बहुत पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन, हम ये नहीं कह रहे कि हम डिसिप्लिन नहीं हैं या हम पंक्चुअल नहीं हैं, पर हम इसको बहुत ज़्यादा मैकेनिकली नहीं लेते दोस्तों। हम बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव लोग हैं और इंट्यूटिव लोग बहुत मैकेनिकल नहीं होते। तो आशा करूँगा कि मुझे भी पूरी-पूरी स्वतंत्रता होगी कि मैं कब आऊँ, कभी आऊँ तो नहीं आऊँ, और आपको भी पूरी स्वतंत्रता हो कि आप अपने दिमाग के गुलाम ना बनें। दिमाग के हम गुलाम कैसे बनते हैं दोस्तों? इसको मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुझे गौतम बुद्ध, क्योंकि मैं गौतम बुद्ध को बहुत पढ़ता हूँ, मैं कई बार अपने इंस्टांसेस में गौतम बुद्ध के एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ। तो मुझे गौतम बुद्ध की वो बात बहुत याद आती है कि जिसके अंदर गौतम बुद्ध कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, कोई प्रतिकर्म नहीं करते थे। गौतम बुद्ध को इसलिए जाना जाता था क्योंकि वो खाली रहते थे, वो शून्य रहते थे। प्रतिक्रिया करना होता क्या है? जैसे कि मैं अगर लेट आऊँ या मैं नहीं आऊँ, तो आपके अंदर से जो प्रतिक्रिया, जो आपके अंदर के कर्म निकलेंगे, जो आपके अंदर की कलेक्टिव कॉन्शसनेस जो बाहर आती है, उसको प्रतिकर्म या प्रतिक्रिया कहते हैं। गौतम बुद्ध के मुँह पर किसी ने थूक दिया। गौतम बुद्ध का सबसे पहला बात क्या थी? जैसे उन पे किसी ने थूका, उनके मुँह पर किसी ने थूका, तो उन्होंने सबसे पहली बात जो बोली, वो बोली, "क्या आपको
कुछ और कहना है। तो जो थूकने वाला इंसान था वो एकदम से आश्चर्यचकित हो गया, वो हतप्रद रह गया कि भई ये कैसा इंसान है, मैं इतना गुस्सा हूँ इस पर, मैंने इसके मुँह पर थूका है, तो भी ये मुझसे सिर्फ़ ये कह रहा है कि आपको कुछ और कहना है क्या? तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जो भी एन नंबर ऑफ चीज़ें चलती रहती हैं, यानी एक आवेग हमारे अंदर से आता है कर्म का। जब अंदर से बहुत सारी, जो कल हम बात कर रहे थे आपको याद हो तो, हम बाज़ार की एक कलेक्टिव कॉन्शसनेस की बात कर रहे थे कि भैया बाज़ार में बहुत सारी मल्टीपल पर्सनैलिटी या स्प्लिट पर्सनैलिटी हमारे अंदर चलती रहती है। यानी बाज़ार के अंदर हम जैसे बहुत सारी मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ देखते हैं, जिनका कोई एक कलेक्टिव कॉन्शसनेस नहीं होता आर्मी की तरह। ऐसे हमारे ज़हन के अंदर भी तमाम बातें खुशर-फुशर, खुशर-फुशर, खुशर-फुशर दिन भर चलता रहता है। और हम जो प्रतिकर्म करते हैं यानी प्रतिक्रिया देते हैं, वो हमारे अंदर से निकलता है। यानी कि गौतम बुद्ध की कोई बात अगर किसी इंसान को पसंद नहीं आई, तो पसंद ना आना और उस पर ऐसी प्रतिक्रिया देना कि वो गौतम बुद्ध के मुँह पे ही थूक दे। तो आपको समझना होगा कि प्रतिक्रिया कैसे हमारे अंदर के डिफरेंट पर्सनालिटीज जो चलती रहती हैं, वो हमारे अंदर से एक आवेग लाता है एक कर्म का, और हम लोग वो प्रतिकर्म करते हैं। तो गौतम बुद्ध के अंदर वो आवेग नहीं पन पाया गया समय के साथ, क्योंकि वो आध्यात्मिक इंसान हैं और उन्होंने बहुत लंबे अंतराल तक अपने आप को शून्य में रखा। तो अगर उनके साथ कुछ गलत भी घटा या घटता है, तो वो उसकी प्रतिक्रिया नहीं आई, वो अकर्म हुए। इसको मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। तो जब इंसान ने उस उन पर थूका, किसी इंसान ने उन पर थूका और गौतम बुद्ध ने ये बोला कि क्या आपको कुछ और कहना है? तो वो इंसान बहुत ज़्यादा आत्मग्लानि से भरा। पूरी रात वो रोता रहा, वो सहन नहीं कर पाया। उसको दूसरे दिन आया और उसने गौतम बुद्ध के चरणों में अपना सर रख दिया। तब भी गौतम बुद्ध ने यही किया, यही सवाल किया कि क्या अब आपको कुछ और कहना है? तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? जब हम इस इंस्टांस को समझते हैं, और इंस्टांसेस इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, गौतम बुद्ध इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने आप हैं। मैं कल भी आपको कह रहा था, हमें किसी का फैन नहीं बनना होता, हमें किसी का फॉलोवर नहीं बनना है। हमारे को इन सारे एग्जाम्पल्स को अपनी ज़िंदगी में ऑब्ज़र्व करना है और समझने का प्रयास करना है कि हम इन सारी चीज़ों से अपनी ज़िंदगी में क्या सीख सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि मैं आस-पास की जो भी घटनाएँ मेरे साथ घटती हैं, मैं उस पे किस तरीके से प्रतिकर्म करता हूँ, यानी प्रतिक्रिया देता हूँ। गुस्सा हो जाना, चिड़चिड़ा हो जाना, जैसे कल रात को ही मेरी ज़िंदगी में कोई घटना घटी और मैंने उस पे बहुत प्रतिक्रिया दी, बहुत लंबी-चौड़ी प्रतिक्रिया दी या प्रतिकर्म किए मैंने उसके अंदर। तो जब उस इंसान ने गौतम बुद्ध से पूछा कि आप ऐसा कैसे कर लेते हैं कि आप पे किसी ने थूका और तब भी आपको गुस्सा नहीं आया, और कोई आपके चरणों में गिर गया, तब भी आप नॉर्मल रहे, ऐसे कैसे कर लेते हैं आप? तो गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। ध्यान से सुनिएगा दोस्त, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। मैं वही कर्म करता हूँ जो मैं चाहता हूँ, अवेयरनेस में करना चाहता हूँ। दूसरा इंसान मुझ पे थूक दे और उसके थूकने पर मैं अगर प्रतिकर्म करूँ, यानी थूक के बाद कोई प्रतिकर्म करूँ, तो यानी मैं उसका गुलाम हूँ। वो जैसा चाहेगा वो मुझसे करवाएगा। यानी कि वो ढंग से बात करेगा, तो मैं ढंग से बात करूँगा। वो बदतमीज़ी से बात करेगा, तो मैं बदतमीज़ी से बात करूँगा। आपने कई बार कोट्स देखते कि मेरा एटीट्यूड इस पे डिपेंड करता है कि तुम मेरे साथ कैसे बिहेव करो। अगर तुम अच्छा बिहेव करोगे तो मैं अच्छा बनूँगा, अगर तुम बुरा बिहेव करोगे तो मैं बुरा बनूँगी।
ठीक है दोस्तों, कहना अच्छा लगता है, पर आप देखिए ना, हम सेवक नहीं हो जाते, हम दास नहीं हो जाते उस इंसान के, कि वो जैसा चाहे हमसे वैसा करवाए। और इसको समझना बेहद ज़रूरी है, इस थॉट प्रोसेस को। क्योंकि दोस्तों आज का जो टॉपिक है, वो है कर्म। और कर्मास की जब हम बात करते हैं, और आज मैं, क्योंकि कर्मास एक बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, हम कुछ बेसिक पॉइंट्स ही ले पाएंगे। तो उसमें हम लोग दो बातें कर रहे हैं कि आप प्रतिकर्म करते हैं या अकर्म में रहते हैं। क्योंकि हम पहले दिन जो हमने सेशन लिया, क्योंकि हम चौथा दिन है आज हमारा, और हम कोशिश करेंगे, हम जब भी बात करेंगे तो हर वीक इसको रिवाइज भी कर लेंगे। हम 6 दिन बात करने के बाद 7वें दिन रिवाइज करेंगे कि पिछले 6 दिन हमने क्या बात करी, तो हम अवेयरनेस से ट्रुथ पे आए, और ट्रुथ से हम लोग बिल्ड करते चले जा रहे हैं और बात कर रहे हैं अलग अलग टॉपिक पे। तो अब बात ये आती है कि अगर हम सेल्फ धर्म पे बात करते हैं, या हम लोग ट्रुथ पे बात करते हैं और अवेयरनेस पे बात करते हैं, और खासकर जब अवेयरनेस की बात थी, तो एक जागरूक इंसान जब अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करता है, क्योंकि जो सबसे बड़ा एडिक्शन है आज के टाइम पर, वो सेक्स का नहीं है, वो दारू पीने का नहीं है, वो टीवी या डिजिटल मीडिया का नहीं है। सबसे बड़ा जो लत है, जिससे 99% लोग ग्रस्त हैं, वो है ओवर थिंकिंग। कि हमारे दिमाग में निरंतर विचार चलते रहते हैं, और उन विचारों को कम करना ही हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए। इसी को अकर्म कहते हैं। अकर्म का मतलब समझिएगा कि मैं आज इस कुर्सी पे बैठा हूं, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, तो मैं अगर दिमाग के अंदर पचासों चीजें चला रहा हूं, और अभी इस क्लास के अंदर सिर्फ बोलने के लिए बोल रहा हूं, तो ये अकर्म नहीं होगा दोस्तों। ये एक तरीके से प्रतिक्रियाएं होंगी, जो मेरे दिमाग में एन नंबर ऑफ चीजें चल रही हैं, उसका प्रतिकर्म करूंगा मैं। यानी अगर मेरा मूड ठीक नहीं है, यानी रात में मूड ठीक नहीं था, सुबह जल्दी उठा उसकी वजह से मूड ठीक नहीं है, तो वो मेरी बातों में दिखने लग जाएगा। कई बार आप देखते हैं मेरे पास, क्योंकि लाइफ कोच हूँ, तमाम लोग मुझसे मिलने आते हैं, हम घंटों बैठते हैं, बातचीत करते हैं। लोग मुझसे इतने अंतराल तक जुड़े रहते हैं, वो मुझसे हमेशा ये उम्मीद लगाते हैं कि मैं उनके साथ बात करूं और उनको थोड़ा सॉर्ट कर दूं। कई बार लोगों को मैंने देखा है कि मैं अगर उनको ये भी कहता हूं कि तुम कुर्सी पे बैठो शांत होकर, तो कई बार ऐसा लगता है कि अगर एक इंसान बाहर जाके काम करता तो वो ज्यादा शांत रहता, पर उसको कुर्सी पे बिठा दिया तो वो और अशांत दिखता है। यानी ये कह देना, कल मैं आपको कह रहा था कि आप अपने अंदर की आवाज़ें सुनो, और रोज 5 मिनट से चालू करो शांत बैठने में, और कुछ मत करो, और उस 5 मिनट को 10 मिनट, 10 को 15 मिनट, और 15 मिनट को ऐसे बिल्डअप करते चले जाओ, और आधा घंटा, पौन घंटा, इस तरीके से बिल्डअप करो। पर कई बार कोई भी इंसान जो बैठता है, वो बैठता है तो एन नंबर ऑफ चीज़ें वो अपने दिमाग में सोचता है, और क्योंकि वो एन नंबर ऑफ चीज़ें उसके दिमाग में चलती हैं, तो कर्म जो होते हैं, वो सिर्फ अकर्म की स्थिति, जो हमेशा से कही जाती है कि अगर हम अकर्म की स्थिति पे आ जाए, यानी सेल्फ धर्म, यानी हमारा जो सही मायने में पर्पस है, हम सिर्फ उसको जिएं, हम फालतू की बातों को अपने दिमाग में नहीं करें। तो शुरुआती दौर में हम जब लोगों को बिठाते हैं शांत बिना कुछ किए, तो वो एन नंबर ऑफ बातें उनके दिमाग में खुसर फुसर चलती रहती है। तो आप देखिए, पूछिए अपने आप से कि हम उस अकर्म की स्थिति में किस प्रकार से आएंगे। और अकर्म की स्थिति का मतलब ही यही है कि हमारा जो सही मायने में जिस वक्त जिस चीज के बारे में हमें सोचना है, हम उसी चीज के बारे में सोचें। क्योंकि सोचना, और ये जो दिमाग है, ये जो माइंड है, हमें इंस्ट्रूमेंट की तरह मिला है। हम जिस वक्त इस शरीर से कुछ करवाना चाहें, हम वही करें। ये शरीर हम पे हावी ना हो जाए, ये जो माइंड है ये हम पे हावी ना हो जाए। ये क्योंकि इतना अच्छा रास्ता है दोस्तों, ये जो सारी क्लासेस हैं,
मैंने आपको कहा कि कोई भी इंसान आपको अवेकन नहीं कर सकता, स्पिरिचुअल नहीं बना सकता। आपको इस रास्ते पे चलना है और मैं इसीलिए जाना जाता हूँ ना केवल इंडिया में, 15 देशों से ज़्यादा में मेरे क्लाइंट्स हैं और सारे लोग मुझे शायद इसीलिए सुनते हैं क्योंकि मैं किसी एक कल्ट से आपको नहीं जोड़ता। मैं कोई ऐसा नहीं कि गॉस्पेल आपको पढ़ाऊँगा कि ये किताब है, इस किताब में ये लिखा है, यही सत्य है। मैं ऐसे नहीं कहता, मैं कहता हूँ आप मुझे ध्यान से सुनिए, थोड़े पॉइंट्स नोट करते जाइएगा क्योंकि मैं तो कहता हूँ आप एक अवेकनिंग एंड स्पिरिचुअल करके एक नोटबुक बना लीजिए। तो रोज़ सुबह 6 बजे बैठते हैं, तो मेरा जो फर्स्ट सेशन था अवेयरनेस का, फिर मेरा सेकंड सेशन था ट्रुथ पे, थर्ड सेशन था सेल्फ पर्पस यानी सेल्फ धर्मा पे और आज चौथा जो टॉपिक ले रहे हैं हम कर्म। इस पर बस इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करने का प्रयास करिए अपने दिमाग के अंदर और ये सारे डॉट्स आपको बता क्या रहे हैं। आज की जो हम थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं कि अभी तक हम 16 मिनट से बात कर रहे हैं और हम 16 मिनट में हमने बात क्या करी। हमने कर्म पे बात करी। कर्म दो प्रकार के, अकर्म और प्रतिक्रिया यानी प्रतिकर्म। दो प्रकार के होते हैं। प्रतिकर्म को समझने की कोशिश की गौतम बुद्ध की स्टोरी से और आप अपनी जिंदगी में देखिए कि कोई आपके मुंह पे थूक दे और आपको बहुत बुरी तरीके से गुस्सा आ जाए, आप उसकी पिटाई कर दें। जो आपको एक्शन लेने हैं, वो एक्शन अलग होता है, रिएक्शन अलग होता है, समझिएगा। एक्शन अलग होता है, रिएक्शन अलग होता है। रिएक्शन में तो क्या होता है, आप उस इंसान के गुलाम बन जाते हैं। वो आपको गुस्सा दिलाना चाहता है, आप गुस्से में आ जाते हैं। वो आपके साथ बदतमीजी करेगा, आप भी बदतमीज हो जाएंगे। क्या आपके एक्शन टोटली आपके कंट्रोल में है, दैट्स द पॉइंट। तो अकर्मिक जो लोग होते हैं वो ब्लैंक होते हैं। ब्लैंक का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि वो खुद स्वतंत्र होते हैं कि उनको कौन से एक्शन लेने हैं। वो पूरी तरीके से खुद के कंट्रोल में होते हैं। जब वो कुर्सी पे बैठते हैं तो ऐसे नहीं, उनके दिमाग में तमाम विचार चलते रहते हैं और वो उसका कुछ कर ही नहीं पाते। वो चाह के भी नहीं कर पाते। जैसे कई लोग हमारे से जब बात करते हैं तो वो कहते हैं, आदि मेरे तो दिमाग में विचार चलते ही रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो हमने जो 3-4 प्रक्रियाएँ बताई हैं कि कभी भी कोई इंसान कहता है कि वो ओवरथिंकिंग से ग्रस्त है, तो वो सिर्फ़ आँखें बंद करके शांत बैठा करे और ये एक दिन में नहीं होगा दोस्तों। आपको लगता है आदि मेरे को सब पता है कि हाँ, बैठना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, पर तब भी होता नहीं है। अरे भाई, एक दिन में नहीं होगा। जस्ट स्टार्ट इट। चालू तो करिए इसको। और ये जो स्टार्टिंग आप चालू कर रहे हैं, इसको आप बस बैठिए और 4 चीज़ों का 4 स्टेप्स आप ले सकते हैं, यानी 4 टेक्नीक्स जो बताई जाती है नॉर्मली, जिससे आपके विचार कम होते हैं। पहली होती है कि हम लोगों को अपनी साँस पे एकदम ध्यान देना। जब बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं, हम आनापान करते हैं। आनापान यानी अपनी साँस की प्राण वायु जो होती है कि अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। जैसे साँस पे ध्यान लगाते हैं, विचार कम होते हैं, प्रेज़ेंस में आता है इंसान। दूसरी चीज़, आप क्या करेंगे, आपके जो मानस पटल पे विचार चल रहे हैं, इस पर ऑब्जर्वेशन करने लग जाते हैं। यानी इनको सिर्फ़ ऑब्ज़र्व करते हैं, इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। ऐसे विचार आते हैं, जाते हैं बादल की तरह दिमाग में। कभी भी आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो विचार तो उठते हैं और फिर उठते हैं और ऐसे अलग-अलग विचार उठते रहते हैं। बस आप उनको ऑब्ज़र्व करें, विचार कम होंगे। तीसरी चीज़, आपकी जो भी सेंसेस हैं, उसके प्रति अवेयर हो जाना। जैसे अभी मैं कानों से आवाज़ें सुनूँगा तो एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही है, मेरी घड़ी की आवाज़ आ रही है, चिड़िया की आवाज़ आ रही है। मुझे तो इतना ज़्यादा अवेयरनेस रहती है कि मुझे अपने अंदर दिल धड़कन की भी आवाज़ आती है। तो वो धीरे-धीरे आपको और सजग हो जाएगी आँखें। फिर जो देख रहे हैं आप उसको और ध्यान से देखें। जो मुँह में टेस्ट है उसके प्रति अवेयर हुए, जो आपने कपड़े पहन रखे हैं उसके प्रति अवेयर हो, यानी अपनी 5 सेंसेस के प्रति अवेयर होना। ये तीसरी टेक्नीक होती है। चौथी टेक्नीक होती है अपनी बॉडी के सेंसेशंस पे अवेयरनेस रखना, कि आपके शरीर में घट क्या रहा है, सर से लेके पाँव तक। आपको कहाँ खिंचाव, तनाव महसूस हो रहा है, कहाँ सेंसेशंस महसूस हो रहे हैं आपको, तो उसके बारे में। तो ये 4 टेक्नीक से आप प्रेज़ेंट में आ जाते हैं। तो अकर्म अकर्म का मतलब यही होता है कि आपके अंदर इतनी स्प्लिट पर्सनैलिटी सिंड्रोम्स जो चल रहे हैं और वो आपके अंदर से आवेग लाते हैं और कोई छोटी-सी घटना पर भी आप बहुत बड़ी प्रतिक्रिया दे देते हैं।
प्रतिकर्म कर देते हैं, उस पर आपको विचार करना होगा, उसके प्रति आपको अवेयर होना होगा। और ये स्पिरिचुअल जर्नी का एक बहुत बड़ा स्टेप है दोस्तों। जो इंसान उस लेवल पे भी आ जाता है, यानी कि वो धीरे-धीरे अपने आप को बिल्ड अप तो करे उस लेवल पे, कि वो अकर्म में आए, वो खाली रहने की कोशिश करे। वो बहुत ज़्यादा अगर क्लटर रहेगा थॉट से, यानी माइंड एक इंस्ट्रूमेंट की तरह आपको मिला है जिसका आपको उपयोग करना है। ये माइंड अगर आप पे बहुत ज़्यादा हावी है, तो इस पर थोड़ा-सा चेक करिए कि इतना ज़्यादा माइंड क्यों हावी है मेरे पे? तो दोस्तों, मैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स देके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं जैसे रिलेशनशिप्स पे बहुत काम करता हूँ और मेरे पास मेजॉरिटी जो केसेज़ आते हैं, उसमें करियर, मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप, इन्हीं 4-5 चीज़ों पे लोग ज़्यादा बात करते हैं मुझसे। कई बार मैंने देखा है, मैं अपना ऑब्ज़र्वेशन बताता हूँ, मैं 10 साल से लाइफ़ कोचिंग के अंदर हूँ। मैंने तमाम कई सारे, मैंने आपको कल भी बताया था कि सुसाइडल प्रिवेंशन पे भी मैं काम करता हूँ। तो मेरा जो काम है वो बहुत वर्सेटाइल है, क्योंकि मैं किताबें भी बहुत वर्सेटाइल पढ़ता हूँ। 2000 से ज़्यादा किताबें पढ़ चुका हूँ और 500-600 से ज़्यादा किताबों की तो समीक्षाएँ मैं लोगों के साथ साझा कर चुका हूँ। तो मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा वाइड है, अलग-अलग टॉपिक्स पे। और 10-12 जो टॉपिक्स हैं उस पर मैंने पिछले 10 सालों में इतना ज़्यादा डीप रीडिंग करी है कि उनके कई कॉन्सेप्ट्स मुझे बहुत सिंपल वे में ही समझ में आ जाते हैं। कि जैसे अगर मैं रिलेशनशिप पे बात करूँ, तो मैं देखता हूँ दोस्तों कि ये जो प्रतिकर्म होते हैं, ये समय के साथ कितने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यानी कोई भी कपल आता है, आप इमेजिन करिए, कोई भी कपल है जिनकी शादी 26, 27, 28 के बाद हुई है। यानी आजकल लोग 30 साल में शादी करते हैं, 32 साल में शादी करते हैं, 34 साल में शादी करते हैं कई लोग तो। और कई लोग तो शादी ही नहीं करते। और वो भी ठीक है, वो सबका अपना-अपना एक नज़रिया होता है। पर ये जो लोग जो 27-28 साल के बाद शादी करते हैं, और जिन लोगों की शादियाँ 22, 23, 24, 25 में हो गई, कईयों की तो 21 साल में भी हो जाती है शादी। अब हमारे को जो सामाजिक तरीके होते हैं उसमें ये होता है कि यार ये तो बाल विवाह होता है, किसी का 21-22 साल में शादी करवा देना। और ये तो क्या है ना कि सबसे सही डिसीजन होता है कि इंसान को पहले करियर बना लेना चाहिए अपना, और फिर शादी करनी चाहिए। क्योंकि मैं रिलेशनशिप्स पे इतना काम कर रहा हूँ, मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया है, जस्ट आपके साथ वो साझा करूँगा, और कर्म, अकर्म और प्रतिकर्म को इससे समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अ, बहुत सारे लोग समय के साथ-साथ अपनी जो सोच है, जो अकर्मिक सोच है, उसको छोड़कर वो प्रतिकर्म की सोच के अंदर बहुत ज़्यादा डीपली चले जाते हैं। यानी आप एक बच्चे को इमेजिन करेंगे, तो बच्चा तब भी बहुत खाली रहता है। खाली का मतलब है वो प्रेज़ेंस में रहता है। उसकी प्रेज़ेंस बड़ी पावरफुल होती है। अगर उसको एक चॉकलेट चाहिए होती है, तो उसके दिमाग में पचासों चीज़ें नहीं चल रही होती, उसके दिमाग में सिर्फ़ चॉकलेट चल रही होती है उस वक़्त। उसको ये नहीं चल रहा होता कि परसों चॉकलेट के साथ क्या हुआ था। उसको उसके दिमाग में ये नहीं चल रहा था कि कल चॉकलेट के साथ क्या होगा। उसके अंदर प्रेज़ेंस चलती है। समय के साथ-साथ इंसान ऐसा नहीं रह जाता। जब रिलेशनशिप्स की भी बात आती है, तो एक लड़का, अगर मैं अपना एग्ज़ाम्पल लूँ, तो अगर मैं मेरी शादी सपोज़ करिए 30 साल में हो रही है, तो मैं क्या 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ये पूरा जो समय है, इस पूरे समय के दौरान क्या मेरे दिमाग में ये नहीं आया होगा कि भई अ, ये लड़की मेरे लिए ठीक है, या ये लड़की मेरे लिए ठीक है, ये लड़की मेरे लिए ठीक रहेगी, ये लड़की मेरे लिए ठीक रहेगी। नॉर्मली आप देखोगे तो हमारे पास लाइफ कोचेस के पास, या कोई भी लोग होते हैं, वो ये नहीं कहते आके हमारे पास कि अगर मेरी बहन ये नहीं होती तो बहुत अच्छा होता है, मेरा भाई ये नहीं होता तो बहुत अच्छा होता है, सर मेरे पापा अगर ये नहीं होते कोई और होता तो बहुत अच्छा होता है, मेरी मदर ये नहीं होती कोई और होता तो बहुत अच्छा होता। पर ये ज़रूर बोला जाता है कि सर अगर मेरी गर्लफ्रेंड ये नहीं होती कोई और हो तो बहुत अच्छा हो, या मेरी वाइफ़ ये नहीं हो कोई और हो, या वाइफ़ बोलती है मेरा हस्बैंड ये नहीं हो तो और अच्छा हो, कोई और हो तो और अच्छा हो। ये बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है आज के टाइम में, और अगर कोई इंसान बोलता भी नहीं है हमारे भारत के अंदर, तो बहुत ज़्यादा एटिकेट्स हैं रिलेशनशिप्स को लेकर, अंदर सोचते हैं, बाहर बोलते भी नहीं है कई बार।
यानी एक समय के साथ इंसान के दिमाग में अगर ये भी आता है, हम किस्से कहानियाँ नहीं सुनते कि शादी के बाद एक इंसान को पड़ोसन अच्छी लगने लगी। अब ठीक है, सभ्य समाज के अंदर इसको बड़ा ही बदतमीज़ वाला और चरित्रहीन वाली बात मानी जाती है, पर ये बड़ा ऑब्वियस सी चीज़ होती है कि एक इंसान के जो दिमाग है, उस दिमाग के अंदर समय के साथ इतनी ज़्यादा एक सोच डेवलप हो जाती है, एक पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है कि वो अपने पैटर्न से चलता है। और ऐसे थोड़ी ना होगा कि उसने जिससे शादी कर ली, वही पैटर्न उसके दिमाग में निरंतर चलता रहेगा, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी के 29 साल तक अलग-अलग चीज़ों पे फ़ोकस किया है, अलग-अलग चीज़ों पे फ़ोकस किया है। यहीं पे ही अगर 18-19 साल या 20 साल में कोई इंसान किसी लड़की के साथ मिलता है, या लड़की किसी लड़के के साथ मिलती है, तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, आप भी याद करना, जब 18, 19, 20, 21 साल में आपने कोई भी रिलेशनशिप रखा होगा, तो वो जो रिलेशनशिप होता है, उसकी जो धुरी होती है, उसका जो बेस होता है, वो सेक्स नहीं होता, वो काम उत्तेजना नहीं होती, उस टाइम पर। पर ज़्यादातर ये जो रिलेशनशिप्स बिल्डअप होते हैं 29, 30, 31 के बाद, तो इंसान इतना ज़्यादा अपने विचारों का ही गुलाम हो जाता है, यानी कि उसके पैटर्न्स बन जाते हैं, और एक रिलेशनशिप की जो धुरी हो जाती है, वो सेक्स, काम वासना, ये सब बहुत ज़्यादा ही इन्वॉल्व रहता है उनके दिमाग के अंदर। और इसके पीछे का जो कारण होता है कि जैसे कहा जाता है ना कि अगर एक इंसान अर्ली एज के अंदर शादी कर लेते हैं, या अर्ली एज के अंदर जिन भी रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, आप भी याद करिए जो भी मुझे सुन रहे हैं, कि जो शुरुआती दौर में 18, 19, 20 साल में जो हमारे अंदर एक फ्रेशनेस थी, जो हमारे अंदर एक सही मायने में किसी इंसान से जुड़ने का जो अपनापन था, वो क्या 29, 30, 31 साल में रहता है? ऑफ कोर्स नहीं रहता। लाइफ कोच हूँ, इस बात को ऑब्जर्व कर रहा हूँ बहुत लोगों के अंदर। तो मेरा कहने का मतलब क्या है ओवरऑल, कि समय के साथ अगर आप अकर्म में नहीं आए, आप सिर्फ प्रतिकर्म में रहे, आपने अपने आप के घोड़े, दिमाग के घोड़े आपने दौड़ाए रखे, अब आपकी आदत पड़ गई है एक ही तरीके से सोचने की, तो आप देखिएगा आपको रिलेशनशिप्स में भी कितनी दिक्कतें आती होंगी। आपको कोई इंसान आज अच्छा लगता है, शाम को अच्छा नहीं लगता, दूसरे दिन फिर अच्छा लगता है, फिर शाम को फिर अच्छा नहीं लगता, और लगातार ये हो रहा है रिलेशनशिप्स में, क्योंकि 18, 19, 20, 21 साल के दौरान वो जो फ्रेशनेस होती है, वो किसी इंसान से मिलने का, मिलकर एक एक जो बेस होता है, उसके अंदर एक इंसान दूसरे इंसान के को स्वीकार कर लेता है। वो ये नहीं सोच, क्योंकि एक बच्चा कभी ये नहीं कहता मेरे को दूसरी माँ मिल जाती है, दूसरा पिता मिल जाता है, या दूसरी बहन-भाई मिल जाता है, क्योंकि बचपन से उसने उसी को ही बहन देखा है, उसी को ही भाई देखा है, उसी को पिता देखा है, उसी को माँ देखा है। पर 18, 19, 20 से लेकर 29 साल तक एक इंसान ने कई लोगों के अंदर अपना पार्टनर देखा होगा, और वो कहता है कि नहीं देखा तो ये झूठ होता है, क्योंकि ऐसा होता ही है दोस्तों, नेचुरली ऐसा होता है, और यहाँ पर कोई एक्सेप्शनल केसेस बैठे हो तो वो एक्सेप्शन है, पर वो जनरल रूल नहीं बनाते हैं। तो आज ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात हो रही है, आज ये जो बिल्डअप हम कर रहे हैं कि आप कर्मा पे जब फोकस करते हैं, इन कर्म कर्म के ऊपर जब आप सोचते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अकर्म की टेंडेंसीज़ में अपने आप को रखने का प्रयास कर सकते हैं आज से। आप कल सुबह 6 बजे से पहले-पहले इस बात को नोटिस करिए कि आप कितना प्रतिकर्म करते हैं और कितना अकर्म में रहते हैं। प्रतिकर्म का मतलब सिंपल सा है, यानी जो भी घटनाएँ आपके आस-पास घट रही हैं, उनके प्रति आपका जो नज़रिया है, वो क्या घटना घटती है और आपके अंदर कोई प्रतिक्रिया आती है, आप कहीं पे भी बैठे हैं और आपके दिमाग में जो पुराने सड़े गले हुए पैटर्न्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हावी रहते हैं आपके दिमाग के अंदर, और इस पर विचार करना आज से प्रारंभ करिए दोस्तों।
क्योंकि आपको बेहद, बेहद मदद करेगा ये थॉट प्रोसेस। ये थॉट प्रोसेस बहुत मदद करेगा। दोस्तों, मैं एक कहानी पढ़ रहा था और उसके अंदर ऐसा लिखा हुआ था, और वो वास्तविक कहानी है। रियलिटी में ऐसा घटा है। एक रॉबिन्सन नाम के एक इंसान हुए जो जहाज से जा रहे थे, और उनका वो जहाज में अकेले थे। एक नाव, मतलब नाव आप इमेजिन कर सकते हैं, जहाज इमेजिन करेंगे तो आपको लगेगा जहाज में कैसे कोई अकेले हो सकता है। तो एक नाव से अकेले भ्रमण के लिए निकले थे, और उनकी नाव में कोई खराबी हो जाती है, वो डूबने लग जाती है नाव, और उनको वो एक टापू पे फँस जाते हैं। इसकी एक नेटफ्लिक्स पे भी इसकी एक स्टोरी आई हुई है। तो आप इमेजिन करिए, आप जस्ट इमेजिन करिए कि एक इंसान जो है, वो एक टापू पे फँसा हुआ है। यानी अब कोई भी नहीं है उस टापू पे, वो अकेला है। उसकी नाव जो है वो डूब गई है। उस वक़्त आप अपने आप को इमेजिन करिएगा, उस वक़्त जब आप एक टापू पे होंगे और कोई भी नहीं होगा उस टापू पे, तो आप कितना दिखावा करेंगे? इस पे सोचिएगा। दिखावा, दिखावा का मतलब क्या होता है कि आप जो सुबह से लेके शाम तक करते हैं, उसमें से कितनी चीज़ें हैं जो आप करेंगे और कितनी चीज़ें हैं जो आप नहीं करेंगे। यानी कि आप समझिएगा, हमारा हमारे को अगर अकर्म के प्रति अपने स्टेप्स आगे बढ़ाने हैं ना दोस्तों, तो अकर्म का मतलब होता है अंदर से कनेक्ट होना, डीपर लेवल पे कनेक्ट होना। इस बाहरी दुनिया की जो आवाज़ें हैं, ये बाहरी दुनिया के की जो घटनाएँ घटती हैं, उससे हमारे अगर पूरी तरीके से हम उसी पे ही प्रतिकर्म करते रहते हैं, तो हम खुद से कितना जुड़े हैं अपने अंदर। तो जब रॉबिन्सन को हम इमेजिन करते हैं कि एक इंसान जब टापू पे, क्योंकि उस कहानी में ऐसा था कि जब वो नाव आधी डूब गई थी, वो टापू पे आ गया था और उसने देखा था मेरी नाव डूब रही है, तो उसको मन किया कि मैं कुछ सामान उसमें से ले लेता हूँ, जो शायद मुझे मदद करेंगे। तो उस वो गया और उसने एक बक्सा देखा और बक्से को खोला, तो उसके अंदर उसकी जो कमाई हुई अ, सोने की अशर्फियाँ थी, वो उस बक्से के अंदर थी। तो एकदम से वो बहुत खुश हुआ कि चलो ये मैं रख लेता हूँ, और फिर एकदम से उसको ऐसा लगा कि दुखी सा हो गया कि वो मैं इसको रख के क्या करूँगा, और वो वापस आ गया टापू पे, और उसने अपने नाव को डूबने दिया और सोने के अशर्फियों के बक्से को भी डूबने दिया। और उस वक़्त ऐसे लिखा हुआ था उस कहानी के दौरान कि उसने उसको यही समझ में आया कि इस टापू में अगर बाज़ार होता, तो ये सोने की अशर्फियाँ भी काम आती, क्योंकि बाज़ार में इसका मोल-तोल करा जा सकता है। पर इस टापू पे ये सोने की अशर्फियाँ क्या काम आएँगी? अब जब गौतम बुद्ध और महावीर को पढ़ते हैं कि महावीर एक बहुत बड़े क्षत्रिय हुए, बड़े राजा महाराजाओं की फैमिली से थे। गौतम बुद्ध भी बड़े राजा महाराजाओं की फैमिली से थे। उन्होंने ऐसे सोने की अशर्फियां किसी टापू के ऊपर नहीं छोड़ी। उन्होंने बाकायदा बाजार में उस सोने की अशर्फियों को तज्ज मान लिया, यानी इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया। कहने का क्या मतलब है दोस्तों? जब हम अपनी जिंदगी को ऑब्जर्व करते हैं, तो आज मैं कहता हूं कि आदि बिकाऊ नहीं है। आदि बाहर कोई भी आएगा और आदि को खरीद के ले जाएगा, ऐसा नहीं है। आदि के दिमाग में सिर्फ ये नहीं है कि उसको पैसा इकट्ठा करना है। नो डाउट पैसा मेरे लिए ज़रूरी है। नो डाउट मैं भी अपना सामान बेचूँगा, पर तब भी मैं बिकाऊ नहीं हूँ, और मेरा सिर्फ और सिर्फ धर्म पैसे को इकट्ठा करना नहीं है। मैं अपना स्वधर्म जानता हूँ कि मुझे लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगियों में सकारात्मक बदलाव लेके आने हैं अपनी वॉइस से और अपनी लाइफ़ की किताबों से, लाइफ़ स्किल्स की किताबों से, क्योंकि मैं एक लाइफ़ कोच हूँ। आपका स्वधर्म क्या है? अगर मुझे आज कोई करोड़ों रुपए भी दे, तो मैं अपना प्रोफ़ेशन थोड़ी ना छोड़ दूँगा दोस्तों, क्योंकि मैं बिकाऊ नहीं हूँ। आज मैं करोड़ों रुपए जमा करने के लिए अपना प्रोफ़ेशन थोड़ी ना छोड़ दूँगा, अपना स्वयं का धर्म थोड़ी ना छोड़ दूँगा। अगर मैं छोड़ रहा हूँ, तो यानी मैं क्या कर रहा हूँ? मैं प्रतिकर्म कर रहा हूँ। मेरे अंदर आस-पास के बहुत सारे थॉट प्रोसेस आ गए हैं, और मैं अपने आप को ही भूल गया हूँ। तो दोस्तों, ये जो बातें हैं इनको पकड़ के रखिएगा। हमारा समय हो चुका है। आज भी हमने 34 मिनट आप लोगों से बात कर ली है। पर मैं आपसे यही कहूँगा, कर्म, अकर्म, प्रतिकर्म
गौतम बुद्ध किसी ने गौतम बुद्ध के चेहरे पे थूका। फिर हमने बात करी अर्ली मैरेजेस, बाल विवाह, 18, 19, 20, 21 साल का बाल विवाह इमेजिन करिए और 29, 30, 31, 32 का एक प्रौढ़ विवाह इमेजिन करिए। शादियां कौन सी ज्यादा चल रही हैं? 18, 19, 20, 21 की क्यों ज्यादा चलती हैं? ये क्यों नहीं चलती हैं 29, 30, 31? क्योंकि मैरिज काउंसलिंग में भी हूं तो जान रहा हूं, देख रहा हूं। तो यानी एक दिमाग के अंदर अकर्म और प्रतिकर्म के जो थॉट प्रोसेस हैं, इसके प्रति अवेयरनेस। फिर एक टापू को इमेजिन करना, रॉबिन्सन, अपने आप को रॉबिन्सन की जगह रखना। आपकी नाव डूब रही है, आपका बक्सा है खजाने का, आप उसको लेना चाहेंगे, नहीं लेना चाहेंगे। गौतम बुद्ध महावीर ने तो नहीं लिया था। उन्होंने स्वधर्म को समझा था। उनका धर्म कुछ और था, आपका धर्म कुछ और है, मेरा धर्म कुछ और है। हम बिकाऊ नहीं हैं। बिकाऊ हम तभी बनते हैं जब हमारा थॉट प्रोसेस बिकाऊ हो जाता है, यानी बाहर की चीजें हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं, हम उसके गुलाम हो जाते हैं, क्या हम सेवक हैं। तो इन बातों को पकड़िए दोस्तों, कल फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आशा करते हैं आपको आज जो भी बातें मैंने आपको बताई वो आपकी इस अवेकनिंग जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में आपका निश्चित ही मदद करेगी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।